गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। जैसे कि आपको पता है हम थर्ड लेसन जल संसाधन के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्वेश्चन जो कि मेघालय से संबंधित है। मेघालय कहाँ है? ये है मेघालय। मेघालय के अंदर बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो बांस क्या होता है? ये होते हैं बांस, लकड़ी के बांस। इसकी मदद से वो सिंचाई करते हैं। कैसे करते हैं यही हम पढ़ाई करेंगे आज। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस के द्वारा पाइप से इकट्ठा करके उसको प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए, और ये 200 साल पुरानी विधि है। 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी जो है वो बांस की पाइप के द्वारा सैकड़ों मीटर दूर ले जाया जाता है, और जब उसको पौधे तक पहुंचाते हैं तो 20 से 80 बूंद प्रति मिनट के हिसाब से वो पौधे पर छोड़ दिया जाता है। पहाड़ों में जो सदा नीरा झरने होते हैं, उन सदा नीरा झरनों से गुरुत्वाकर्षण की प्रणाली को यूज करके पहाड़ों से पानी नीचे वाले स्थानों पर पहुंचाया जाता है। फोटो में आप देख सकते हैं किस तरह से ये पाइप से पानी आ रहा है। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक पानी को पहुंचाया जाता है, और एक पौधे तक बांस पाइप से एक तरह से पूरा चैनल सा बिछा देते हैं, जिससे पानी हर एक पौधे पर पहुंचता है। अगर वो बांस नदी के झरने से जा रहा है, रास्ते में सड़क आती है तो उसको ऊंचाई से लेके जाते हैं, भूमि से ऊंचाई पर लेके जाते हैं। 4th पॉइंट है ये। 5th पॉइंट है कि संकुचित करके आगे से उसका मुंह जो है पाइप के आगे कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया जाता है कि वो पानी जो है वो अंतिम चरण पर इस तरह से पहुंचता है कि पौधे की जड़ों तक वो पानी को पहुंचाया जाता है। जिस तरह से फोटो में दिख रहा है, ये बांस है और पौधों के जड़ों तक पानी जा रहा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। कभी छोटा ही क्वेश्चन आता है कि बांस ड्रिप सिंचाई कहाँ प्रयोग होती है? मेघालय में। लेकिन 2 या 3 नंबर का भी पूछ सकते हैं, तो तुमने इस तरह से इसको सिंपली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनता है हमारा 12th। ये पेज नंबर चल रहा है 34। 12th क्वेश्चन में तमिलनाडु का वर्षा जल संग्रहण से संबंधित कौन सा कानून बनाया गया है? ये तुमने याद रखना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ कानून है कि जहाँ पर कानून अगर कोई वर्षा जल संग्रहण नहीं करता तो ये माना जाता है कि वो दोषी है। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत पर वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। इसके लिए ढांचे बनाए जाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति नहीं करता तो उसको दोषी माना जाता है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ये कहाँ की बात हो रही है? तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ है? ये है तमिलनाडु, बिल्कुल केरल का पड़ोसी। उसके बाद हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज। बुक में जो अभ्यास दिया होता है उसका पहला क्वेश्चन है कि तुमने बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सी लाइन ये बता रही है कि जल की कमी हो रही है, और कौन सी लाइन से पता चलता है कि जल की कमी से ये बात जो है वो अप्रभावित हमें महसूस हो रहा है कि ये एरिया अप्रभावित है, कौन सा प्रभावित है। पहला ऑप्शन है अधिक वार्षिक वर्षा जल वाले क्षेत्र, जहाँ पर पूरी साल वर्षा जो है वो अधिक होती है, तो इनको जल की कमी होगी नहीं, तो ये क्या हो गया? अप्रभावित। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, वर्षा तो अधिक होती है लेकिन ये नहीं बताया वार्षिक है, कब होती है, कौन से महीने में होती है, पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो ये एरिया प्रभावित होगा। तो इसका आंसर है जल की कमी से प्रभावित। अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, वर्षा तो अधिक होती है लेकिन वो पानी जो है प्रदूषित है, पीने योग्य नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? वर्षा की कमी के कारण वो जो है जल की कमी होगी, और ये भी एरिया क्या होगा? प्रभावित। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहाँ पर वर्षा कम होती है लेकिन जनसंख्या भी कम है, तो वो उनको पानी की इतनी कमी नहीं होगी, तो इसका उत्तर आएगा अप्रभावित। नेक्स्ट इन्होंने ये 4 ऑप्शन दिए हैं,
तुमने ये बताना है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना यानी कि जो बांध होते हैं, कौन सी लाइन इनके पक्ष में बोली गई है, कि कौन सी लाइन से हमें पता चलता है कि चलो इसका ये फायदा है। पक्ष मतलब उसका फायदा, उसकी फेवर के में जो बात बोली जा रही है। पहली लाइन बोल रहे हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है, ठीक बोल रहे हैं। दूसरी लाइन में बोल रहा है कि ये जल बहाव को नियंत्रित करता है, बाढ़ को नियंत्रित करता है, तो ये भी पक्ष में है। तीसरी लाइन है कि बहुत ही बड़े स्तर पर विस्थापन होता है। विस्थापन यानी कि लोगों को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है और उनकी कमाई खत्म हो जाती है, आजीविका। तो ये बात क्या बोल रहा है, वो बोल तो ठीक रहा है लेकिन इसके पक्ष में नहीं है, इसके खिलाफ है कि इससे हमें ये नुकसान है। तो यही उसका उत्तर हो सकता है। अगली लाइन चेक करते हैं। हमारे उद्योग घरों को ये विद्युत पैदा करते हैं, ये ठीक है। तो कौन सी लाइन पक्ष में नहीं है? थर्ड, विस्थापन होना और हमारी नौकरी छूट जाना। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ गलत बातें लिखी, गलत वक्तव्य लिखे हुए हैं, कोई लाइन जो है वो गलत लिखी हुई है, तो उस गलती को पहचानना है, दोबारा लिखना है। लाइन को पढ़ो। शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता, सघन जनसंख्या तक शहरी जीवन शैली ने जो है जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। तो जो शहरों की संख्या बढ़ रही है, विशाल हो रही है, घनी जनसंख्या हो रही है, तो जल संसाधनों को मदद मिल रही है। क्या यह सही है? नहीं, मदद नहीं मिल रही है, बल्कि मुश्किल आ रही है, रुकावट आ रही है। तो यहाँ पर मदद की जगह हमें लिखना है मुश्किलें पैदा की हैं या रुकावटें पैदा की हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव, तलछट जो है वो प्रभावित नहीं होता। तो इसने लिखा है कि उनके बहाव जो है वो प्रभावित नहीं होता, गलत लिखा है, प्रभावित होता है। उनके बहाव से मिट्टी जमा हो जाती है, याद है ना, हमने पीछे लेसन में किया है। गुजरात के साबरमती में जब सूखे के दौरान शहरी लोगों को जल दिया गया था तो वहाँ के लोग भड़क गए थे, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है कि नहीं भड़के। तो ये हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम पढ़ रहे थे कि बहुउद्देशीय परियोजना की कौन से नुकसान है, उस क्वेश्चन के अंदर ये लाइन आई थी, तो वहाँ उन्होंने बताया था कि उनकी आपस में झड़प हो गई थी। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ, नहीं भड़के की जगह आएगा भड़क गए थे। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। बिल्कुल गलत है। जब हम राजस्थान के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे पिछला बुक में, तो हमने देखा था, वो राइटर ने लिखा कि बड़े दुख की बात है कि इंदिरा गांधी नहर पर अब बनने के बाद अब लोग छतों में पानी इकट्ठा नहीं करते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय नहीं रहा है। अब लोकप्रिय नहीं रहा है या लोकप्रिय कम हो गया है, या फिर अब लोग ये इसने कहा ना ठीक करके लिखना है, तो हम लिखेंगे कि छत वर्षा जल जो है संग्रहण जो है अब लोग कम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 30 शब्दों में लिखना है कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। बुक की जब हम थोरोली स्टडी कर रहे थे तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है ये सेम। जल दुर्लभता वाला हमारा थर्ड क्वेश्चन है। बहुउद्देशीय परियोजना लाभ हानियां जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं। राजस्थान के शुष्क अर्ध शुष्क वाला क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में कैसे इकट्ठा किया गया है, तो इसका सिंपल उदाहरण लिखना है तुमने। परंपरागत बताना है पहले कौन से थे, कौन सा क्वेश्चन था ये परंपरागत वाला, अभी हम देख लेते हैं। परंपरागत ये वाला क्वेश्चन प्राचीन समय का 7th। तो 7th क्वेश्चन में तुमने परंपरागत बताना है और फिर बताएंगे कि छत वर्षा जल संग्रहण बांध कुएं इस तरह से अब हम पानी को इकट्ठा करके उसको हम उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये तुम्हारी एक्सरसाइज हो गई, पूरा लेसन ख़त्म हो गया। बच्चों ये लेसन को थोरोली ही पढ़ना है। अगर तुम एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना और उसको समझना, उसके क्वेश्चन आंसर बनाना सीख जाते हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही लाइफ भर, ज़िंदगी भर के लिए तुम कामयाबी की तरफ चले जाओगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है इसको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।